हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही पूरे हुए हैं। और मेरा ये था कि जिस दिन हमारे ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं वीडियो में आऊँगा। और आज का ये 1000 के बाद का पहला वीडियो है जिसमें मैं अपनी वीडियो के सामने आपके सामने आया हूँ वीडियो के साथ में। तो आप सभी को ये सब आप ही की वजह से, आप ही के एफर्ट से ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ये चैनल यहाँ तक रीच किया है। ये हमारी देखिए, सक्सेस चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो हमेशा आपको मोटिवेट करती है। और जब आप किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट लगाते हैं ज़ीरो से, ठीक है, और ज़ीरो से यहाँ तक का सफ़र जब आप एक कंप्लीट करते हैं तो आपको, क्योंकि ये सब आप खुद से ट्राई कर रहे होते हैं, राइट, तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कुछ बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया, लाइक केक कट वगैरह, वो हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सेशन पे चलते हैं, राइट। और मैं आशा करूँगा कि हम आज, अगर यहाँ वीडियो में आया हूँ मैं आपके सामने, तो जिस दिन हमारा लक्ष्य जो है वो मेरा जो अभी इस 1000 के बाद में बना है, तो हम वो जो आपने देखा होगा कि बड़ा सा डिजिटल बोर्ड होता है कि वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा। ठीक है, तो चलिए, आज की जो क्लास है बेसिकली वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास आपकी 29 रहेगी और मैं अब थोड़ी सी क्लास लंबी लेना शुरू करूँगा, लेकिन ये क्लास अभी आपकी छोटी ही रहेगी। ठीक है, ये वाली जो है, इसके बाद थोड़ी सी क्लास मैं बड़ी कर दूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से एलैबोरेट कर पाऊँ, राइट। क्योंकि क्लासेस मैं नहीं चाहता कि नंबर्स में ज़्यादा जाएँ। नंबर्स में फिर आप देखेंगे कि जा रही हैं 50 से 60 क्लासेस अकेले हिस्ट्री की, तो वो थोड़ा सा आपके लिए बिग नंबर हो जाएगा और वो शायद आप उसको रीच करने में शायद प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हिस्ट्री बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं गाइस किसके 1857 के रिवोल्ट की, ठीक है ना, 1857 के अगर मैं रिवोल्ट की बात करता हूं तो इसके पीछे के कारण हम जानेंगे पहले कि कोई भी, देखिए, कोई भी रिवोल्ट हो, कोई भी आपका विद्रोह हो, क्रांति हो, वो ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। तब जा कर के लोग क्या करते हैं, क्रांति करते हैं, कोई विद्रोह करते हैं। ठीक है, और चीज़ें जब धीरे 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 लेकर करके बढ़ती है ना, तो कहते हैं कि ऐसे करके क्या बारूद इकट्ठा हो जाता है मन में। ठीक है, कि आपने इस इंसान के साथ बुरा किया, वो इंसान अंदर से इतना ज़्यादा उस, सपोज कि ब्रिटिशों ने इस इंसान के लिए बुरा किया, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने उन सभी इंसानों के लिए बुरा किया, सभी इंडियंस के साथ में इतना गंदा किया है, तो इन सब के मन में ब्रिटिशों के लिए गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी कि ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हो पाए। ठीक है, तो वो हिम्मत किसने दिखाई थी 1857 के टाइम पे, किसने दिखाई थी, वो मंगल पांडे ने दिखाई थी। ठीक है ना, मंगल वो के अंदर जो गुस्सा था वो उस टाइम पे फूट गया था जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था ना। चलिए ठीक है, अभी समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़े से कॉजेज समझाऊंगा इसके बारे में, फिर हम मंगल पांडे पे भी आएंगे, पूरा समझेंगे कैसे कैसे बैरकपुर में क्रांति शुरू हुई, कैसे नहीं। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको मैं जरा सा काट देता हूँ, एक सेकेंड। गाइस, अगर मैं बात करूं 1600 ईस्वी की, ठीक है, 1600 ईस्वी में मैंने आपको बताया इससे पहले ही अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे। ठीक है, और अपना क्या कर रहे थे, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। क्या अंग्रेजों का, अगर मैं बात करूं, वो यहाँ पर कभी भी नहीं चाहते थे, क्या शासन करना नहीं चाहते थे, ये बात याद रखना। ठीक है, वो यहाँ पे शासन करना नहीं आए थे, शासन करने के लिए उनका माइंड में कुछ था ही नहीं, तो ऐसा कुछ था। वो सिर्फ यहाँ पर व्यापार करते थे, किसका, मसालों का करते थे, कपास का, कॉटन का, इन सब चीज़ों का व्यापार करते थे हमारे साथ में बेसिकली। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में एक थ्योरी यूरोप में बनी। ठीक है, यूरोप में एक अवधारणा बनी कि जिसके पास में जितने ज़्यादा कॉलोनीज होंगी, कॉलोनीज इन द सेंस कि जितनी ज़्यादा टेरिटरीज होंगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा जगह वो एक्वायर करेगा दूसरी कंट्रीज में, हड़पेगा, मतलब कि उसको अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा कॉलोनीज होंगी और जितने ज़्यादा उसके पास में बुलियंस होंगे, बुलियंस इन द सेंस कि जो आपके हाई पेड मेटेरियल होते थे, मतलब कि जो हाई रेटेड मेटेरियल होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लेटिनम की करूँ, गोल्ड की करूँ, डायमंड्स की करूँ, ठीक है, जिनके पास में ये सारे मेटल्स होंगे, बुलियंस होंगे, ओके, वो कंट्री इतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ताकतवर होगी, फेमस होगी, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में
उसकी छाप रहेगी। तो ऐसी एक अवधारणा बनी, ठीक है। और जब वो अवधारणा बन गई तो उस टाइम तक क्या कर रही थी कंपनी, यहाँ पे सिर्फ व्यापार कर रही थी, और व्यापार कैसे करती थी वही समझाने के लिए मैंने नीचे एक छोटा सा बनाया आपके लिए, ठीक है। वो क्या करते थे, इंडिया के साथ में ट्रेड करते थे, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ में क्या कर रहे हैं भाई, ट्रेड कर रहे हैं, ओके। और ट्रेड करने के बाद में यहाँ से क्या ले रहे हैं, मसाले ले रहे हैं, ओके, कॉटन खरीद रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये सब चीजें खरीद रहे हैं। और बदले में क्या दे रहे हैं इंडियंस को, बदले में दे रहे हैं बुलियंस, यानी कि गोल्ड दे रहे हैं, राइट। ये 1600 ईस्वी की पहले की बात है, जब यहाँ पे व्यापार अच्छे से चल रहा था, उनका कोई मानना मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो जब ये सब चीजें देखी गई, और उस टाइम पे महारानी जो वहाँ पे रानी थी, ठीक है ना, कौन, जो वहाँ पे क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, हमें अब बुलियंस चाहिए, क्योंकि जिसके पास में जितने ज़्यादा बुलियंस होंगे वो कंट्री उतनी ज़्यादा क्या होगी, ताकतवर होगी, पावरफुल होगी, ठीक है ना। वो कंट्री इतनी ज़्यादा क्या होगी भाई, पावरफुल होगी। तो हमें पावरफुल बनना है। और यहाँ क्या हो रहा है कि आप लोग ट्रेड तो कर रहे हो, लेकिन बदले में जितना गोल्ड जो हमें चाहिए वो आप उनको दे के आ रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था कि इंडियंस यहाँ पे अप जा रहे थे, क्योंकि उनके पास में तो गोल्ड आ रहा था ना भाई, ठीक है। तो फिर क्वीन ने इन सब कंपनीज को बोला जो अदर कंट्रीज में काम कर रही थी, अलग अलग कंट्रीज में जाकर के अपना काम कर रही थी, जो किसके, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, ठीक है। अंडर में क्या वो जो भी किससे, क्वीन एलिजाबेथ से क्या लेकर के आए थे, फरमान लेकर के आए थे। बेसिकली उनको बोला कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, हमें ऐसे नहीं करना है काम, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि हमें बुलियंस की नीड है पावरफुल बनने के लिए, और आप बुलियंस क्या कर रहे हो, उन लोगों को दे रहे हो, किसको, इंडियंस को दे रहे हो, अदर कंट्रीज में दे रहे हो। आप बुलियंस को ऐसे नहीं जाने दो, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ कि बुलियंस जो है वो हमारे पास में आए, जो आपके बुलियंस है ना वो आपके किसके पास में आए, ब्रिटिशर्स के पास में वापस आए। और आपका जो काम है वो भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। बुलियंस वापस आए और आपका काम भी बना रहे, ठीक है। और जो व्यापार है वो भी नहीं रुकना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन हमारा जो गोल्ड है वो हमें अधिक मात्रा में वापस चाहिए आप लोगों से, अगर आपको काम करना है, ठीक है। ये क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनीज को बोल दिया जो भी अदर कंट्रीज में जाकर के काम कर रही थी, राइट, ठीक है। फिर उन्होंने क्या काम किया था, इंडिया में फैक्ट्रीज आई थी, ठीक है। इंडिया में फैक्ट्रीज आना शुरू हुआ, तब क्या हुआ कि इंडियन से रॉ मटेरियल खरीदा जाता था बहुत ही लॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 5 रुपये या 10 रुपये में उनसे खरीदा जाता था। और उस रॉ मटेरियल से मशीनों से अच्छी किस्म के कपड़े या फिर और प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, ठीक है। और वही प्रोडक्ट्स आपको 5 रुपये से 50 रुपये में फिर वो आपको मतलब कि इंडियंस को जबरदस्ती बेचा जाता था, ठीक है। मतलब कि 5 रुपये का खरीदा और उसी को 50 रुपये का बना करके आप हमें ही भेज रहे हो, यानी कि 45 रुपीज़ आप कमा रहे हो हमसे, ठीक है। तो वो बुलियंस वापस लेके आना है। तो फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। इंडियन से क्या करते थे, ऐसे करके रॉ मटेरियल लेते थे, उससे कपड़ा मेक करते थे और वो इंडियंस को यहाँ पे सोल्ड करते थे, ठीक है। और जो बुलियंस है वो फिर अधिक मात्रा में हम ही से ले लिया जाता था। हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि चल क्या रहा है। अवधारणा उनकी बनी है, थ्योरी उनकी बनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये पॉलिसी जब इन्होंने अपनाई कि जबरदस्ती में सामान भेजा जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ इंडियंस को अच्छी नहीं लगी और धीरे धीरे ब्रिटिशों के ऊपर वो गुस्सा होने शुरू हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहले बहुत सारी लड़ाई हुई है, लेकिन ब्रिटिशर्स उस टाइम पे धीरे धीरे, मैंने सारी चीज़ें बताई कैसे वो पावरफुल होते चले गए। और फिर राजा लोग भी उनसे डरने लग गए थे कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है, ठीक है, इन्होंने बड़ी बड़ी आर्मी को हरा दिया है, ठीक है, तो हम तो क्या ही करेंगे। तो ऐसे करके ये काम करते थे अपना। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ये जो छीना झपटी वाला सीन है, ठीक है, तो ये जो एक डलहौजी बंदा था, डलहौजी, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये आया था कहाँ से, अमेरिका से आया था, किसको, ब्रिटिशर्स को हरवा कर, ठीक है, वहाँ पर हरा कर, और यहाँ पे फिर इसका पोस्टिंग हो गई थी इंडिया में। और यहाँ पे आने के बाद में इसने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में भी इसके कामों के बारे में चर्चा की थी, और आज भी जो उस टाइम पे पॉइंट्स आए गए थे वो मैं अभी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो ये आया था बंदा कब, 1848 में इंडिया में आया, और आने के बाद में ही इसने अपनी जो कूटनीति थी वो चालू कर दी थी, इंडिया को लूटने की नीति, ठीक है, लूट नीति चालू कर दी थी, ओके।
और ये कब तक रहा था? 1856 तक रहा था। बेसिकली अगर मैं बात करूं 1857 के रिवोल्ट का बहुत बड़ा जो कारण था वो इसकी डलहौजी की कूटनीति थी, ठीक है। लेकिन ये 1856 में वापस चला गया था। पीछे के जितने भी कारण थे ना, किसके? 1857 की क्रांति के, पैदा इसने किए और सर पड़ गए इसके, किसके? लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग आया 1856 में, क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन करके, और ये 1862 तक रहा था, ठीक है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा कि ये भारत का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और पहला वायसरॉय भी था। ये नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर ये पोस्ट बाद में चेंज हो गए, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आप ये अभी के लिए एक पॉइंट नोट कर लो कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और पहला आपका वायसरॉय भी था। कब आया था? 1856 में आया था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इसके टाइम पीरियड में हुआ था, तब तक ये आ चुका था। लेकिन कारण किसने पैदा किए थे? वो किए थे आपके डलहौजी ने, ठीक है। ठीक है, वो भी अभी हम समझते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपके पिछली क्लास में नहीं बताए थे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? वो डलहौजी को माना जाता है। एक काम किसी की ट्रिक बनाइएगा, डलहौजी, ठीक है ना, डलहौजी। अगर मैं डे से बात करूं तो डाक व्यवस्था भी किसने शुरू की थी आपकी? डाक व्यवस्था वो किसने शुरू की थी? डे से डाक व्यवस्था हो गई और ल से हो गई आपकी रेल। भारत में रेल व्यवस्था भी किसने शुरू की थी? वो भी शुरू की थी आपकी किसने? डलहौजी ने। ये दो चीजें आप पॉइंट आउट करके चलिएगा, ओके। डाक व्यवस्था और रेल व्यवस्था। और लोक सेवा विभाग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था। तो ये सारी अच्छी चीजें थी जो डलहौजी ने की थी, ठीक है, जिनका आज हमें बहुत सारा फायदा है, ओके। तो ये 3 पॉइंट थे, आप इसको नोट करके चलिएगा। और अगर आपको और डीपली थोड़ा सा जानना है तो पहली जो रेल थी वो आपकी 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच, बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी के लिए, ठीक है ना, 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी, ठीक है। तो ये आपको अगर थोड़ा सा डीपेस्ट क्वेश्चन पूछ ले सब अबाउट में से आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आज कॉजेज जान रहे हैं किसके? 1857 के रिवोल्ट के। और आज मैं सारे कॉजेज तो नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा एक तो कॉजेज मैं आज कवर कर दूं, बाकी जो जितने भी कारण रहे थे वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे और फिर हम चल जाएंगे पूरा किस पे? मंगल पांडे पे, ठीक है। यानी कि 2 से 3 क्लास में हम पूरा 1857 का रिवोल्ट कवर कर लेंगे, ओके। तो ये पता चल गया आपको भारत में डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूं कि इसने जो अच्छे काम किए वो 30% किया है, 70% इसने नाश ही किया इंडियंस का, ठीक है। अपनी भद्दी और बेकार नीतियों के कारण से इसने सारे चीज़ें बेकार ही की हैं, ठीक है। 30% ये मान लो कि ये जिसने छोटी छोटी चीज़ें शुरू की थी जो आज भी इंडियंस के काम में आती हैं, राइट। चलिए, तो ये सारी चीज़ रही थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कारणों की कि क्या क्या कारण थे 1857 के रिवोल्ट होने के पीछे, कि एक तो मिलिट्री कॉजेज थे आपके, कॉजेज मतलब कारण होता है, ठीक है। एक तो आपके मिलिट्रिकल कारण थे, वो कैसे थे अभी बताऊंगा, पूरी मैंने लिखा हुआ है, इसको भी इलैबोरेट कर दूंगा। पॉलिटिकल कारण थे, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, ठीक है। आपके रीसेंट और अदर कुछ कारण थे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट नोट आउट कीजिएगा, ये सारे कारण थे किसके पीछे? 1857 के रिवोल्ट के, ओके। मतलब कि जो आर्टिसियंस लोग थे उस टाइम पे, ठीक है, जो मुस्लिम लोग थे उनकी जॉब चली गई थी, ठीक है। उसके अलावा जो किसान था वो इतना ज़्यादा इन लोगों ने परेशान किया उसको टैक्स लगा लगा करके कि वो आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो गया था, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है प्रीवियस क्लास में, प्लीज़ अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ओके। क्योंकि फिर वो आपको लिंक करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले में जान लेते हैं क्या कि मिलिट्रिकल कॉजेज क्या थे। देखिए क्या होता था कि जो ओवरसीज डिप्लॉयमेंट थी, इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग क्या करते थे, ऐसा था कि हिंदू धर्म में ये मानना था कि अगर आप उनको, हिंदुओं को अगर समुद्र पार करके कहीं भेजते हो तो वो उनके लिए अशुभ माना जाता था, ठीक है। और
अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन थे आपके, एक तो यूरोपियन थे, ठीक है ना, यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स थे और इंडियंस थे भारी मात्रा में। ओके, तो ये लोग क्या करते थे, जो इंडियन सोल्जर थे उसमें भी जो हिंदू सोल्जर थे, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि सारी कम्युनिटी भर्ती थी, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, सारी लोग भर्ती थे किसमें, ब्रिटिशों की आर्मी में, ठीक है। तो ये लोग ओवरसीज जब करते थे ना किसको, सैनिकों को, तो वो ज़्यादातर हिंदुओं को करते थे जानबूझ करके। तो जो इंडियन सोल्जर थे उनके माइंड में वो चीज़ डेवलप हो चुकी थी कि यार ये लोग हमारे साथ में हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए जानबूझ करके हम ओवरसीज करते हैं, और इनको पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा धीरे धीरे डेवलप हो रहा था किसके, इंडियन सोल्जर्स के माइंड में, लेकिन वो फूटा नहीं था, ठीक है ना, गुस्सा बढ़ रहा है अभी, ठीक है ना, गुस्से को पाला जा रहा है। ओके, दूसरा कारण क्या था कि इसमें डिफरेंट सैलरी इन इक्वल रैंक। कैसे था कि अगर यहाँ पे यूरोपियंस है, ठीक है, यूरोपियन सोल्जर है, एक ब्रिटिश सोल्जर है और एक आपका इंडियन सोल्जर है, और सारे के सारे कांस्टेबल रैंक पे हैं, ये भी कांस्टेबल है, ये भी कांस्टेबल है, ये भी कांस्टेबल है, ठीक है। तो इन दोनों की सैलरी तो होगी सपोज दैट कि 1000 रुपये महीना, लेकिन इनकी सैलरी होगी 500 रुपये महीना। समझ रहे हो, ये तो मैंने एक आंकड़ा बता दिया, क्या पता इससे भी कम हो या ज़्यादा हो, कुछ एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो इनकी सैलरी अगर 1000 रुपये तो इनकी 500 रुपये रखी जाती थी किसकी, इंडियंस की। मतलब कि इंडिया में रह करके इंडिया को ही लूट रहे हो आप लोग, और इंडियंस को ही भर्ती करने के बाद में उनको इंडियंस के खिलाफ ही खड़ा कर रहे हो, सैलरी भी आधी दे रहे हो। देखो कितना बड़ा मतलब कि इनके ऊपर अत्याचार चल रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग इंडियंस थे। ओके, हम लोग इतनी जल्दी गुस्साते नहीं थे, वो धीरे धीरे बनती थी ना चीज़ें, तो वही चीज़, तो ये एक बड़ा कारण देखा गया। और दूसरी बात की रैंक फॉर इंडियंस के लिए ओनली सूबेदार थी, इंडियंस के लिए हाईएस्ट रैंक ही सिर्फ सूबेदार की थी, और ये जो थे ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस, इनको रैंक मिल जाती थी जनरल और कर्नल तक की, मतलब कि आप जाओ ऊपर तक और, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रोल भी देखने को मिलता है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ में, तो मतलब कि मैं वही काम कर रहा हूं जो ये सामने वाला भी कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ सूबेदार तक बनाया जा रहा है और इनको मेडल पहनाए जा रहे हैं बड़े बड़े जनरल और कर्नल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, और उसके अलावा जो आपके यूरोपियन सोल्जर थे, ठीक है ना, तो उनको डबल भत्ता मिलता था। कैसे, अगर जब आप सोल्जर्स को क्या करोगे, ओवरसीज कर देते थे, मतलब कि आप उसको समुद्र पार करके किसी दूसरी जगह भेज रहे हो, तो उसको इंडियंस की भी, इंडिया की जो सैलरी होती थी वो भी मिलती थी, और जहां भेज रहे हो वहां का भी उसको भत्ता मिलता था, मतलब कि डबल पे हो जाता था। और उन्हीं के साथ में जब आप इंडियंस को भेज रहे हो, ठीक है, तो इंडियंस को वो सिर्फ एक ही सैलरी मिलती थी, वो भी इंडिया के हिसाब से डबल भत्ता नहीं मिलता था। तो ये देखो कितना ज़्यादा इन लोगों ने इनके साथ में मतभेद कर रखा था, ठीक है। तो सोल्जर्स के माइंड में वो चीजें डेवलप तो हो रही थी, लेकिन वो फूटा नहीं था गुस्सा। गुस्सा कब फूटा, 57 के टाइम पे, वो भी मंगल पांडे के टाइम पे क्या हुआ था, जब बिल्कुल इन्होंने इनके मुंह में वो चीज ठूस दी जिस चीज से इनको सख्त नफरत है, वो चीज इनके लिए अधार्मिक है, धर्म भ्रष्ट कर देगी, ठीक है, तो वो चीज कर दी। चलो ठीक है, आप ओवरसीज कर रहे हो, नदियां पार कर रहे हो, सब मिल करके कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप हिंदुओं को गाय की चर्बी से मुसीबत है, ठीक है भाई, वो नहीं कर सकते, उनका धर्म का मानना है। मुसलमानों को किसके पिग की चर्बी नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता उसके लिए, ठीक है। आप उसको जबरदस्ती उसके मुंह में वो चीज़ ठूस रहे हो, तो फिर तो मतलब कि अब वो क्या कहते हैं कि सहन शक्ति से ज़्यादा, जितना आदमी सह सकता है उससे परे जा रही है चीज़ें, ऊपर अप लेवल पे कर दी हैं। तो उस टाइम पे फिर वो गुस्सा भड़का, और उसी के साथ साथ में जो लोग थे जो परेशान हो रखे थे, उन लोगों ने भी जगह जगह रिवोल्ट कर दिए थे। 1857 के टाइम पे भाई साहब हर जगह रिवोल्ट हो रहा था, ब्रिटिशर्स भाग रहे थे जान बचा करके, अपनी फैमिलीज को छुपा रहे थे, कहाँ छिपाएं हम इनको, कैसे अपनी जान बचाएं, इतना भयंकर रिवोल्ट हुआ था। और इसके अपार्ट में मतलब कि फिर इसके फेलियर क्या रहे, वो सारी चीज़ें समझने के लिए हम यहाँ पे हैं और समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, मिलिट्री कॉजेज वाली, आई होप कि मैंने अच्छे से क्लियर की होंगी, ठीक है। अभी हम पॉलिटिकल कॉजेज देख लेते हैं थोड़े से, कैसे इन्होंने किया है। ऊपर चलते, हाँ जी। अब ये जो बंदा है डलहौजी, इसने क्या किया कि ब्रिटिशों की जो पावर थी, ब्रिटिशों को जो एक्सपेंशन है वो बढ़ाने के लिए
इंडिया में एक नई पॉलिसी तैयार कर दी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब यह होता है कि राज्य हड़प नीति कैसे काम करता था कि अगर सपोज दैट कि कोई राजा है और राजा का कोई वारिस है, ठीक है, और राजा की हो जाती है डेथ, ठीक है, इसकी डेथ हो गई तो वारिस अगर इसी का है, खुद का बच्चा है, खुद का खून है, ठीक है, तो इसको तो बिठा दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये वारिस गोद लिया हुआ है या फिर ये इसका है नहीं, किसी अपने भाई बंधु का है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। इसकी जितनी भी राजा की टेरिटरी है इसके हिस्से की, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली किसके पास में चली जाएगी, वो चली जाएगी ब्रिटिशों के पास में। इसका मतलब ये था, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये थी बेसिकली। ओके, मतलब कि उनकी भूमि पर कब्जा करने के लिए एक अधिनियम लेकर के आया कौन, डलहौजी। इसने ये लागू किया कि भाई अगर कोई ऐसे राजा हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है तो वो सन वगैरह उसकी कोई कुछ नहीं दिया जाएगा उसको, उसकी जितनी भी टेरिटरी वो हमारे अंडर में आ जाएगी। ओके, और ये चीज इसने कहां कहां शुरू की वो देख लेते हैं। इसने सतारा में 1848 में शुरू कर दी थी ये, फिर संबलपुर 1850 में, उदयपुर 52 में, और नागपुर 1853, और आपके झांसी में 1854 में। ओके, और 56 में भग गया था, फिर कैनिंग साहब आ गए थे। ओके, उनके सर पे 1857 का रिवोल्ट फूट गया। ओके, करनी इसकी थी जैसे कि मैंने पहले बताया। अभी थोड़ा सा ये चीज शुरू कैसे हुई, कौन सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू कैसे हुआ, राज्य हड़प नीति इसने स्टार्ट कैसे की, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसका थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, वो समझ लेते। कब शुरू हुई थी वो, 17 में 1848 में शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है, थोड़ी सी हिस्ट्री है कि जब इन्होंने थर्ड मराठा वार, कब, 1818 में, मैंने सब चीजें बताई हुई है, देखो भूलना नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछली क्लास जरूर देखना। 1818 में जब इन्होंने थर्ड मराठा वॉर को जीत लिया था तो इन्होंने वहां पे ना एक पपेट रोलर बिठाया था, ठीक है। वो पपेट रोलर आज तक भी क्लियरिफाई नहीं किया गया कि था कौन, कहां से आया था, बस इन्होंने बिठा दिया था और वो प्रॉपर तरीके से किसके, ब्रिटिशों के लिए काम करता था। उसी टाइम पे अगर मैं नाना साहब की बात करूं, कहा मराठा वाले रीजन में, ठीक है, तो मराठा सॉरी जो आपके नाना साहब थे वो पेशवा के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। पेशवा के अडॉप्टेड सन कौन थे, नाना साहब। इसी वजह से इन लोगों ने किसको, नाना साहब को पेंशन तक भी नहीं दी थी, और इसी वजह से कौन, नाना साहब आपके बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए थे कि पेंशन तक नहीं दे रहे हो यार। तो फिर इन्होंने 1857 की क्रांति में किसने, नाना साहब में नॉर्थन रीजन में आकर के बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, क्योंकि कि 1857 की क्रांति में नाना साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे जब मैं क्लास बढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। बस इतना समझ लो कि इन्होंने ऐसे करके परेशानी की है, उन लोगों के साथ में परेशान किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों ने थर्ड मराठा वॉर जीतने के बाद में ब्रिटिशों ने एक पपेट रोलर बिठा दिया, जिसकी आज तक भी देखिए नोट करके लिखवा रखा मैंने, ठीक है, इसकी कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। और 1839 में क्या होता है कि उस पपेट रोलर की जो इन्होंने बिठाया था उसकी हो जाती है डेथ, ठीक है। अब उसका भाई जो है अप्पा साहेब, इन्होंने उसको बिठा दिया वहां पे एज ए पपेट रोलर। ओके, अब क्या होता है कि 1848 के टाइम पे इसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। जब 1848 में इसकी भी डेथ हो गई और अप्पा साहिब के कोई भी सन नहीं था, उसका कोई भी वारिस नहीं था, किसका, अप्पा साहिब का। ओके, जब ऐसा हुआ तो उसकी जो टेरिटरी थी जहां पे उसको एज ए पपेट रोलर बिठाया गया था, तो वो टेरिटरी काफी बच गई, मतलब कि बहुत बड़ी टेरिटरी होगी। ओके, तो उस टाइम पे वहां पे जो गवर्नर जनरल था, ओनली गवर्नर जनरल उस एरिया का, किसका, मराठा वाले रीजन का, जहां पे कौन, अप्पा साहिब एज ए पपेट रोलर काम कर रहा था, ठीक है। तो वहां पे जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था जॉर्ज क्लार्क, ठीक है। जॉर्ज क्लार्क ने देखा कि यार इसकी डेथ हो गई है, इसका कोई वारिस है नहीं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। कंफ्यूज होने के बाद में इसने क्या काम किया, अपने किसके हेड को, जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और वो कौन था, डलहौजी, ठीक है ना। डलहौजी को एक इसने लेटर लिखा और लेटर में बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो गया है, अप्पा साहिब की डेथ हो गई है, अब इसकी जो टेरिटरी है अब मुझे इसका करना क्या है, मतलब कि अपने अंडर में लेनी है या फिर कुछ इसके कोई और पपेट रोलर बिठाना है, ऐसे करके। तो तब उस टाइम पे किसने, डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसका कोई सन नहीं है, ठीक है,
तो अब से ये पॉलिसी चालू हो चुकी है, 1848 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जब उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब से ये पॉलिसी चालू हो गई है कि अगर किसी भी राजा का कोई सन नहीं बचा है, मतलब कि उसको कोई वारिस नहीं है, अगर वो गोद ले रखा है तो उसका तो छोड़ ही दो, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई वारिस नहीं है भाई, तो उसकी सारी की सारी जगह जितनी भी संपत्ति है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंडर में आ जाएगी। राइट, ये चीज समझ में आ रही है आपको अच्छे से। तो ये था बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, तो ये पॉलिटिकल कॉजेस थे यार। जब आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली लोग जो है वो गुस्सा आ जाएंगे, जो उनके अंडर में काम करते थे, मतलब कि जो नॉर्मल लोग थे, वो देखेंगे कि यार अपने अंडर में आप सारी चीज ले जा रहे हो, अब अपने तरीके से काम कराओगे, ठीक है, फिर से वो चीजें शुरू हो जाएंगी। उस टाइम पर भी काम बेसिकली इन्हीं के लिए हो रहा था, ब्रिटिशों के लिए। जो पपेट रूलर थे वो काम वही करते थे, लेकिन जो राजा बैठता था उस टाइम पर, मतलब जो पपेट रूलर बैठता था, वो कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचता भी था। लेकिन अब डायरेक्ट कंट्रोल आप इसका ले रहे हो ब्रिटिशों का, और फिर ब्रिटिश आपको पता ही है कैसे काम करते थे डायरेक्ट, मतलब उनको तो सिर्फ अपना क्या चाहिए था भाई, रिवेन्यू चाहिए था। राइट, फायदा चाहिए आपका, आप मर के दो, कैसे भी करके दो, ठीक है। तो वो फिर लोग तो गुस्साएंगे ना भाई। तो उस टाइम पे फिर ये वाला एक बड़ा रीजन था, पॉलिटिकल कॉजेज आप ये जान सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद में जो अब और कॉजेज होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी कवर करूंगा। ये बस अभी के लिए आपका एक बेस थोड़ा सा तैयार हो गया, और इसी के साथ साथ में हम कॉजेज समझने के बाद में और हम डायरेक्टली कूद पड़ेंगे किसमें, 1857 के एक्चुअल रिवोल्ट में। ओके, आई होप कि आपको क्लास थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। आप लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बी